कमल नयन साहब, दो चीजें जरा मैं आपसे समझ लूं। एक, पहली चीज यह है कि जो जैसा राय साहब कह रहे हैं, ये थोड़ा मीडिया में भी ज्यादा लड़ा जा रहा है। आज जैसे वो कह रहे हैं ना कि मीडिया में आज आज लखनऊ के और उत्तर प्रदेश सारे पेपर ये कह रहे हैं कि कुंभ से ज्यादा लोग नहा लिए, क्योंकि मीडिया अब यहाँ का कंट्रोल, उत्तर प्रदेश सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, यहाँ के पेपर मीडिया को। और वहां का मीडिया बैठ के, दिल्ली का मीडिया जिसको कंट्रोल कर रहा है दिल्ली, वो बता रहा है कि शंकराचार्य वाले उसको लेके वो सुबह से शाम तक लगा हुआ है। दूसरा जो खतरा, अच्छा मैं एक चीज जरा राय साहब आपसे को, मतलब जिस तरह से मैं देखता हूं मैं बता दूं कि वसुंधरा राजे को इसलिए कर पाए क्योंकि वसुंधरा राजे के को हटा देने से कोई वोट नहीं भगेगा। वसुंधरा राजे के पास नेता है, वोट नहीं है। योगी के पास कोई नेता नहीं है, एक भी एमएलए रिजाइन नहीं करेगा अगर योगी को हटा दे, एक भी एमएलए नहीं करेगा, लेकिन वोट भाग जाएगा बीजेपी का, ये पक्का है। वोट बीजेपी का बड़ा वोट भाग जाएगा अगर आज योगी वहां से हटाएंगे, अगर उनको ये इस तरह से हटाएंगे। मुझे एक दो चीजें मैं कर दूं। एक तो मुझे खतरा ये लगता है कि अमित शाह जब कहीं जाते हैं उसके बाद वहां कोई बड़ा कांड हो जाता है। मणिपुर में हमने देखा, मणिपुर में ये गए, उसके 2-3 दिन बाद वहां कितना बड़ा कांड हुआ। ये कश्मीर गए, वहां पे उसके बाद पहलगाम हो गया। अब ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये जब कहीं आते हैं, जहन इनके जब चरण पड़ते हैं उसके बाद थोड़ा 4-6-10 दिन अलर्ट ये रहना चाहिए कि मालूम नहीं कौन सी घुट्टी क्या मंत्र फूक के गए हैं कि वो डिस्क्रेडिट हो। मैं इसलिए थोड़ा राय साहब आशंकित हूं, यहां आए हैं कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ किए हैं। मैं एक बार आग्रह करूंगा अपने ऑफिस से कि फिर से वो जरा आज का जो किसको किसको बोलना था वो वाला जरा दिखा दें। देखिए दोनों तरफ से तलवार खिंची हुई है, हर एक अपना अपना। अब ये जरा देखिए आप, इंटरेस्टिंग है। स्वागत हो गया 12:51 पे, स्वागत उत्तर प्रदेश थीम सॉन्ग का गायन हो गया। 12:58 पे माननीय मंत्री पर्यटन व संस्कृति द्वारा स्वागत उद्बोधन। 12:59 पे, एक मिनट के लिए है सब, 12:59 पे प्रदेश का सांस्कृतिक संगम। 1:04 पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का उद्बोधन, 2 मिनट दिया गया समय। और उसके बाद लघु फिल्म, फिर फलाना फलाना। केशव मौर्य का नाम नहीं है। मैं ये इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, यहां जब जो उत्तर प्रदेश में छपेगा उसमें दिल्ली काटा जाएगा, जो दिल्ली में छपेगा उसमें उत्तर प्रदेश का नाम काटा जाएगा। केशव मौर्य जी बेचारे मंच पे थे, बोले भी, लेकिन कार्यक्रम में नाम नहीं। जो कार्यक्रम जिसमें लिखा है कि कौन माला पहनाएगा, कौन पहले वो करेगा, व्यंजन मेला होगा, राष्ट्रपति वंदे मातरम गायन होगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गायन होगा, अब जनगण मन नहीं होता है यहाँ पे, वो सब है। केशव मौर्य को किनारे कर दिया, इसको हटा लीजिएगा, हटा लीजिएगा, केशव मौर्य को किनारे कर दिया गया। ये मैं आपसे अब कमल जी जरा ये समझ लूं कि ये जो एक आशंका मेरी कि अमित शाह साहब जहां जाते हैं उसके बाद वहां कुछ ना कुछ होता है, अब वो महज इत्तेफाक भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा आशंकित हैं। और ये जो लड़ाई है ये बेसिकली हु आफ्टर मोदी की है। मैं तो इसको इस नजर से देख रहा हूं। मैं इसमें आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं, ये सारा जो, और इसमें योगी जी अपना खेल खेल रहे हैं। उनका जो विपक्ष, जो सबसे बड़ा विरोधी, धुर विरोधी, जिसने आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाया था, वो अमित शाह, योगी के सबसे बड़ी हितैषी यहाँ पे आनंदीबेन पटेल, तो वो अपना भी मैनेज कर रहे हैं कि वो पेशबंदी जिसको कहते हैं वो उस तरह से कर रहे हैं। कमल नयन साहब जी, आनंद सर धन्यवाद। तो मैं इस पूरे स्थिति को इस रूप में देखता हूं कि जैसे आपने कहा कि संघर्ष तो यही है कि आफ्टर मोदी हु, मोदी जी के बाद कौन बनेगा। और इसको लेकर कई बार मोदी जी की तरफ से जाने अनजाने बातें आती हैं कि वो लंबे समय तक रहने वाले हैं, लेकिन सबको पता है कि शायद 2029 का चुनाव आते आते तक इतना दबाव बन जाएगा कि किसी नए चेहरे को प्रस्तुत करना होगा। और मैं ये समझता हूं कि जो अमित शाह हैं उनकी कोशिश ये है सिर्फ इस स्तर पर नहीं कि उनके सामने पार्टी के भीतर जो चुनौतियां हैं उसे वो पीछे करें, जिसमें योगी आदित्यनाथ सबसे प्रमुख है, बल्कि अमित शाह ने बहुत ही समझदारी से कम से कम जब से वो गृह मंत्री बने हैं यह कोशिश की है कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की बने जो सबकी बातों को सुनता है। खासतौर पे मैं ये कहूंगा कि जब आप संसद में उनके भाषणों को सुनेंगे, पिछले भाषण में वो थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे, कुछ गाली उनके मुंह से निकल गई थी, अन्यथा वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और कई सारे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा समर्थन नहीं करते हैं और वो धैर्य दिखा पाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को पूरा सुन पाए,
वे अमित शाह के बोलने की या बातों को रखने की शैली की प्रशंसा करते हैं। तो ये एक पैन इंडियन छवि जो अमित शाह ने बनाने की कोशिश की है गृह मंत्री के रूप में, उस लिहाज से वो थोड़े अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। लेकिन जो उनके इस बारे सामने सबसे बड़ी बाधा है, जैसे आपने कहा भी और ए के राय जी ने भी कहा और फराज साहब ने उस पर संकेत किया, वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ की खूबी यह है कि जो भाजपा का एक कोर वोट है, जो कि हार्ड लाइनर है, जो कि कट्टरपंथी है, जिसे इस तरह की बातें सुनना पसंद है कि किसी को टाइट कर दिया और मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल हाशिए पर हैं और हिंदुत्व का शासन आ गया वगैरह वगैरह, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ काफी आकर्षक है। और मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी 2014 के बाद दोनों के एक सम्मिश्रण के रूप में उभरे थे। प्रधानमंत्री अभी भी हैं वो, और 2014 से पहले वो ज्यादातर ये हिंदुत्व की राजनीति करते थे, पर बीच बीच में जब मौका आता है अब वो हिंदुत्व का चेहरा बन जाते हैं, फिर कभी विकास पुरुष बन जाते हैं, कई बार वो समावेशी राजनीति वाला एक बयान भी दे देते हैं। तो ये जो दो रूप हैं नरेंद्र मोदी के, उन्हीं दो रूपों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हम अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में देखते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वो बाकी सारे मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर अभी वर्तमान में उनसे अलग है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व गढ़ा है। जब से वो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार देश के दूसरे भागों में बुलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसको वो आकर्षित करते हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है और हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करता है, तो उस उत्तर प्रदेश में या बिहार में या किसी अन्य प्रदेश में भी आप पूछेंगे तो वो मोदी के बाद योगी को ही देखना चाहता है। तो ये चीज उन्होंने कमाई है अपनी मेहनत से और या अपनी छवि को गढ़ने से। जो चीज अमित शाह नहीं कर पाए वो ये बात कि अपने आप को एक जनाधार वाले नेता के रूप में मजबूती से स्थापित कर पा रहे हैं, और ये चीज उनके लिए एक ड्रॉबैक के रूप में है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो ये अंतरकलह का माहौल है, जो अक्सर छिपा हुआ रहता है, मीडिया में हल्का फुल्का आ गया तो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर लिया जाता है, अगर हम उस अंतरकलह को देखें तो वो एक तरीके से हमारे लोकतंत्र की भी बड़ी ही अजीब सी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा कि जब 2024 का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी हार का सामना करना पड़ा, तो कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बयान दिया कि यहाँ जो प्रशासन था, इशारा मुख्यमंत्री की तरफ था, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। आमतौर पर इस बयान को हल्के तौर पर लिया गया कि अच्छा थोड़ी बहुत योगी आदित्यनाथ के प्रति नाराजगी है। लेकिन अगर कोई पार्टी ये कहती है कि प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम हार गए, इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोकतंत्र के बारे में ये मानकर चल रहे हैं कि प्रशासन, अगर उनका राज्य सरकार है उनकी, तो प्रशासन उनकी ही मदद करेगा। और प्रशासन की मदद करने का मतलब है वोटों के हेरफेर में मदद करना या कुछ खास लोगों को वोट नहीं देने देना। तो ये जो उनकी आंतरिक लड़ाई है उसमें ये सारी चीजें बार बार सामने आती हैं, और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में कभी नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चुनावों को मैनेज करने में काफी माहिर है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो एक प्रक्रिया एसआईआर के रूप में केंद्र सरकार ने शुरू कराई अपने मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद से, तो उस प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल तो राहुल गांधी ने खड़ा किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ के आसपास वोट काटे गए हैं, और उस पर जो उनकी एक चिंता थी उसके बाद थोड़ा बहुत लीपापोती करने की कोशिश हुई। लेकिन हर कोई यह जानता है कि कितनी भी कोशिश कर ले, अगर अभी ये आंकड़ा आ रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स कटे हैं, तो पूरी भरपाई नहीं हो सकती है। तो जो योगी आदित्यनाथ को सेट करने की कोशिश हो रही है, यानी कि उनको किसी भी तरीके से एक ऐसा स्थिति बना दो कि वो अगला चुनाव ना जीत पाए, तो वो काफी जोर शोर से चल रही है। आदित्यनाथ को भी इसका एहसास है। लेकिन अगर हम इस पूरी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ की संभावनाओं को देखें तो 2 तरह की चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के समर्थन से यह कह पाएंगे कि अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे अगर 27 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो। और दूसरी संभावना ये बनेगी जो शिवराज सिंह के साथ हुआ, और वो मध्य प्रदेश का मॉडल है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नजदीक आते आते कई तरह के कारण दिखाकर, जिसमें कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों की नाराजगी, प्रदेश के संगठन की नाराजगी इत्यादि को दिखाकर यह कह देगी कि अभी हम मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा
उसका फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मौका होगा अमित शाह के कैंप के पास कि वो चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दे और उस नुकसान से भी बच जाए जो योगी आदित्यनाथ को हटाने से होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि संगठन भले ही योगी आदित्यनाथ के साथ ना जाए, पर आपने इस बात को रेखांकित किया और मैं इससे पूरे सहमत हूं कि युवा मतदाता जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, वो काफी इससे नाराज होंगे और योगी आदित्यनाथ अगर खुद को पीछे कर भी लेते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कमी आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो उनका संघर्ष आंतरिक चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो इसी रूप में आएगा। एक तो ये भी हो सकता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, कि संघ को सहमत करके अमित शाह चुनाव से 1 साल पहले ही अलग अलग कारण दिखाकर योगी आदित्यनाथ को कुछ और पद पे भेज दे और किसी नए मुख्यमंत्री को बिठा ले, पर इसकी संभावना कम है। तो जो आखिरी विकल्प है, मुझे उसी की तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति जाती हुई दिखाई दे रही है। यह कहा जाएगा कि चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री के हम नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद, इसका फैसला बाद में किया जाएगा और ये ऐसा करके शायद अमित शाह उनको शंट कर पाए। और लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो अविमुक्तेश्वरानंद का मामला है और उसमें जो योगी आदित्यनाथ का पूरा रवैया रहा है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को भी दिखाता है। क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद एक तरीके से हिंदू धर्म के ही से काफी गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी एक प्रतिष्ठा है और आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि ठीक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था कि आप शिखा खींचकर उनके शिष्यों को पीट रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, वो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हैं, कोई उनसे बात करने नहीं जा रहा है, उनके छवि को लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में जो एक उप मुख्यमंत्री है वो ये बयान दे देते हैं कि मामले को खत्म करना चाहिए। तो इससे एक छवि को धक्का लगा है योगी आदित्यनाथ को। वो शायद इसे और बेहतर तरीके से कर सकते थे और ये सीधे तौर पर तो नहीं लगता है, पर अंत में जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके बयान को हम अमित शाह का जो कैंप है उसकी कोशिश के रूप में भी देख सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का कोर वोटर है उसके भीतर ही इनकी छवि को थोड़ा सा हल्का किया जाए। ये हिंदुत्व किससे ज्यादा अपने व्यक्तित्व, अपनी जिद की बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अमित शाह ने कुछ ज्यादा एक अपरिपक्वता वाली बात कही है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा जिसपे हम ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, खासतौर पे हिंदुत्व के राजनीति के वर्चस्व के कारण, कि क्या प्रशासनिक स्तर पर लोग अमित शाह से जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ से उनसे खुश हैं? क्या उनके प्रशासन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो क्या लोगों के ऊपर इसका असर नहीं हो रहा है? क्या अलग अलग जातियों के विधायक जो अब एक साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं तो क्या ये अगले चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डालेगा? और मुझे लगता है कि ये भी एक कारक हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव काफी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत कर दें और वो चुनाव जीत भी जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी खुली हुई होगी हर स्थिति में, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटा देती है तो उस स्थिति में विपक्ष को काफी बड़ा एज मिल जाएगा और उसको भुना सकते हैं। जी आनंद। जी।